चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर 4 की। तो इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझा देता हूं क्या होता है। देखिए डिफरेंट फील्ड्स आपने पढ़े होंगे। पहले आपने जैसे क्लास 10th में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा होगा, अगेन यहाँ पे 12th में भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा होगा 11th में, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका, और फिर से मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं, कोई भी फील्ड कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? तो फील्ड हम लोग डिफाइन करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के अराउंड वो एरिया जहां तक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके। जैसे कि आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफाइन करते थे, एक मैग्नेट होता था, आयरन पीस या दूसरा मैग्नेट, छोटा मैग्नेट पास ले आते थे, जहां तक मैग्नेटिक फोर्स लग सकता था उस रीजन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। लाइक एक छोटे से आयरन पीस को लेकर आ रहे हैं, यहां पर लाया, ठीक है, फोर्स लगा, यहां पे लाएंगे फोर्स लगेगा, यहां पे लाएंगे फोर्स लगेगा, बट इसके बियॉन्ड माने तो इस पॉइंट तक ही फोर्स लग रहा है, इसके बियॉन्ड नहीं लग रहा है, तो इसका फील्ड यहीं तक है। तो फील्ड क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो मैग्नेट के अराउंड वो एरिया जहां तक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो चार्ज के अराउंड, समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से प्रोड्यूस होता है, और ग्रेविटेशनल फील्ड मास से प्रोड्यूस होता है। तो डेफिनेशन भी कुछ ऐसा ही जाएगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करने की बात करते हो तो मैग्नेट के अराउंड वो एरिया जहां तक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने की बात करते हो तो चार्ज के अराउंड वो एरिया जहां तक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके। और अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हो तो मास के अराउंड वो एरिया जहां तक आपको ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके, जिस पॉइंट तक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। बट अभी फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो एक चार्ज के अराउंड, प्लस चार्ज ले लीजिए माइनस चार्ज ले लीजिए, दोनों चलेगा, एक चार्ज के अराउंड वो एरिया जहां तक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके। इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि कूलम फोर्स जो हमने निकाल रखा है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, 1/4πε0 को के भी बोल रहे थे, तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कूलम फोर्स जहां तक एक्सपीरियंस किया जा सके, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, जिस पॉइंट तक किया जा सके उस रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आप एक छोटा सा चार्ज लीजिएगा, बहुत ही छोटा, जितना स्मॉल हो सके, ठीक है ना, उतना छोटा लेना है। आप उस चार्ज को बोलेंगे टेस्ट चार्ज, Q0 से इंडिकेट करते हैं। आप ये इसके क्लोज लेते आ रहे हैं। अब मान लेते हैं ये मैक्सिमम पॉइंट है जहां तक, या डिस्टेंस ले लेते हैं, जहां तक इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकता है, इसके जस्ट बाद इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग सकता है, इसके पहले लगेगा। तो एक ऐसी हर पॉइंट पे आप निकाल कर मान लेते हैं कुछ ऐसा रीजन आया जहां पे आप इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हो, जहां तक आप इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो इस पूरे रीजन को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात और मुझे बताइएगा, क्या अगर इस टेस्ट चार्ज Q की बात मैं कर रहा हूं, क्या इस टेस्ट चार्ज Q को, ये टेस्ट चार्ज Q0 अगर मैं यहां पे रखता हूं तो एक फोर्स लगेगा, पॉइंट A पे एक फोर्स लगेगा, पॉइंट B पे एक फोर्स लगेगा, पॉइंट C पे एक फोर्स लगेगा। क्या हर एक पॉइंट पे, पॉइंट A पे, पॉइंट B पे, पॉइंट C पे, क्या हर एक पॉइंट पे बराबर फोर्स लगेगा या कहीं डिफरेंट होगा? ऑब्वियसली आपको क्लियर होगा कि A पॉइंट पे फोर्स कम लगेगा, B पे थोड़ा ज्यादा लगेगा और C पे उससे भी ज्यादा लगेगा। मतलब जिस तरीके से चार्ज को आप पास लेकर आओगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ते जाएगा। सेम प्लस Q की वजह से सेम Q0 पे चार्ज लग रहा है, लेकिन ये फोर्स डिफरेंट होते जा रहा है। इसका मतलब फील्ड का स्ट्रेंथ, जो फील्ड ये प्लस Q चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। जो फील्ड ये प्लस Q चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि सोर्स चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, उस फील्ड का स्ट्रेंथ A पॉइंट पे कुछ और है, B पॉइंट पे कुछ और है और C पॉइंट पे कुछ और है। यानी उस फील्ड का, उस फोर्स का स्ट्रेंथ अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा है, उस फील्ड का स्ट्रेंथ अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, ठीक है। दैट स्ट्रेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो एक चार्ज के अराउंड वो एरिया जहां तक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके। इस फील्ड का स्ट्रेंथ हर एक पॉइंट पे अलग अलग होता है, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होगा। तो किसी भी पॉइंट पे इस फील्ड का क्या स्ट्रेंथ है, दैट इज कॉल्ड फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो इस बात को हम देखते हैं। सो ये रहा आपका डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज एरिया अराउंड, एरिया या रीजन जो भी आपको लिखना है, अराउंड अ चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। ये इसका डेफिनेशन हो गया।
अगला टर्म मैंने आपको समझा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ उस फील्ड का स्ट्रेंथ अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फील्ड का क्या स्ट्रेंथ होगा, दैट इज कॉल्ड फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये जो होगा E वो F/Q0 होता है, where Q0 टेंड्स टू 0। अब ये एक क्या चीज है, Q0 टेंड्स टू 0 कहां से आ गया? ये आपका डेफिनेशन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, मैथमेटिकल फॉर्मूला हुआ E इज इक्वल टू F/Q0 वेयर लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। थोड़ा सा फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, दो चीजें डिस्कस करेंगे। पहला चीज तो ये कि फॉर्मूला ऐसा क्यों हुआ, और दूसरा ये टर्म क्यों आया है, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। इनफैक्ट एक बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ था बोर्ड एग्जाम में कि इन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, ये लिमिट लिखा हुआ, इन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F/Q0 लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 y Q0 टेंड्स टू 0। मतलब इस एक्सप्रेशन में y Q0 टेंड्स टू 0। तो देखते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला को समझते हैं, फिर Q0 टेंड्स टू 0 का मतलब समझते हैं। आई होप आपने मैथ्स में पढ़ रखा होगा Q0 टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है, फिर भी मैं एक थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। और Q0 टेंड्स टू 0 क्यों होता है, Q0 काफी छोटा क्यों होता है, इस बात को हम समझते हैं। तो देखिए, कोई भी किसी भी फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फील्ड इंटेंसिटी का, किसी भी फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स एक्सपीरियंसिंग क्वांटिटी। आप बोल सकते हो फोर्स प्रोड्यूसिंग क्वांटिटी, क्योंकि जैसा फिजिकल क्वांटिटी फोर्स प्रोड्यूस करता है वैसा ही फिजिकल क्वांटिटी फोर्स एक्सपीरियंस करता है। लाइक अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करो तो मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेट एक्सपीरियंस करेगा। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करो तो मास प्रोड्यूस करेगा, मास ही एक्सपीरियंस करेगा। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो चार्ज प्रोड्यूस करेगा, चार्ज ही एक्सपीरियंस करेगा। वैसे तो फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स एक्सपीरियंसिंग क्वांटिटी, हाउएवर आप बोल सकते हो फोर्स डिवाइड बाय जो फिजिकल क्वांटिटी जैसा प्रोड्यूस करता है ना, बट फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाय फोर्स एक्सपीरियंसिंग क्वांटिटी। अब एक बात बताइए, अगर मैं लिखता हूं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उसका फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास, क्योंकि एक्सपीरियंसिंग क्वांटिटी मास है। लेकिन अगर आप यही फॉर्मूला लिखना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो एक्सपीरियंसिंग क्वांटिटी क्या होगा? कौन सा फिजिकल क्वांटिटी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? तो चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस चार्ज Q0। और एक टर्म यहां पे हम लिखते हैं लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। सबसे पहले टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ, पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। Q0 टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हुआ? टेंड्स टू 0 इसको बोलते हैं Q0 टेंड्स टू 0, लिमिट के साथ लिखा होता है। तो टेंड्स टू 0 का मतलब हुआ नॉट एग्जैक्टली 0 बट नियरली 0। मैथ्स में आपने इसको पढ़ा होगा, 0 के बराबर, एग्जैक्टली बराबर नहीं है, बहुत ही क्लोज है, लाइक 0.000001, ठीक है। तो ऐसा कोई छोटा सा नंबर, इसलिए जो Q0 होना चाहिए यानी कि टेस्ट चार्ज होना चाहिए, वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। अब टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा क्यों होना चाहिए, इसको समझते हैं। तो ये आपका सोर्स चार्ज है प्लस Q, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को मैंने आपको बोला है। अब अगर आपने इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, सपोज करते हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दूर आया, बट ये बात मुझे पता है, आपको नहीं पता है। आप क्या करते हो, दो अलग टाइप के चार्जेस लेते हो इसको चेक करने के लिए। एक तो Q1 लेते हो जो कि थोड़ा बड़ा है, और एक Q0 देते हो जो कि बोला गया है कि छोटा सा चार्ज लेना है। तो अगर आप Q1 लेते हो जो कि एक बड़ा चार्ज है, तो उसका भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर ये बड़ा चार्ज है तो उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जब आप यहां पे रखोगे तभी आपको फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। जब आप यहां पे रखोगे तभी आपका फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो आप बोलोगे, देखिए आप ये प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है जो ब्लू वाला रीजन बताया है, बट ये चीज आपको पता नहीं है कि इसका फील्ड कहां तक है। ये मुझे पता है कि यहां तक है। आप इसका फील्ड निकालना चाहते हो, तो निकालने के लिए आप दो अलग टाइप का टेस्ट चार्ज लेते हो। मतलब फील्ड निकालने के लिए जो चार्ज यूज करते हैं दैट इज टेस्ट चार्ज। एक लेते हो प्लस Q1 बड़ा, और एक लेते हो Q0 जो कि काफी छोटा, जो कि बोला गया है एक्सप्रेशन में कैसा लेना चाहिए। तो आप ये ब्लू लाइन नहीं देख सकते हो, ना ही आप ये रेड लाइन देख सकते हो, क्योंकि जो फील्ड का रीजन है, कहां तक फील्ड है, वो आप देख नहीं सकते हो। आप बस चार्ज देख सकते हो और एक्सपीरियंस कर सकते हो कि फोर्स कहां तक लग रहा है। तो आप प्लस Q1 को पास लेकर आए, जैसे ही यहां पे लेकर आए,
दोनों फील्ड इंटरसेक्ट कर गया। ये इंटरसेक्शन आप नहीं देख सकते हो, ये इंटरसेक्शन हो रहा होगा, ठीक है। जैसे ही ये इंटरसेक्शन हुआ फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। फोर्स कब लगता है? तब जब दो फील्ड इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि इस चार्ज का फील्ड जो है, ये प्लस क्यू का फील्ड जो है वो यहां तक है, वो यहां तक है, आप बोलोगे यहां तक है, यानी आप कुछ ऐसा फील्ड बना के मुझे दोगे। बट ये क्या करेक्ट है? ये तो गलत हो जाएगा ना। फील्ड इतना बड़ा है और आप इतना बड़ा बना के दे दिए, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा गलत क्यों हुआ? क्योंकि आपने जो चार्ज लिया, जो टेस्ट चार्ज लिया, जिस चार्ज से आप टेस्ट करना चाह रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो थोड़ा बड़ा ले लिया। अगर उसकी जगह पे आप एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लेते, ठीक है, Q0 लेते, अगर चार्ज छोटा होगा तो उसका अपना फील्ड भी छोटा होगा। तो उसको जब आप यहां पे रखते Q0 को, इतना छोटा इसका फील्ड होता, तभी भी इंटरसेक्शन नहीं होता। आपको इसको इंटरसेक्शन के लिए काफी क्लोज लाना पड़ता, यहां पे लाना पड़ता, तब जाके कहीं इसका इंटरसेक्शन होता। तो आप मुझे बताते कि आपका फील्ड जो है वो कुछ इतना बड़ा है, जो कि आप नियरली करेक्ट हो। और ज्यादा करेक्ट होना चाहते हो तो Q0 को और छोटा लो। जितना ज्यादा छोटा लोगे उतना ही क्लोज आते जाएगा ब्लू लाइन का, ठीक है, और उतना ही करेक्ट आंसर आप दोगे। इसलिए आपको एग्जैक्ट फील्ड बताने के लिए Q0 को काफी छोटा लेना पड़ेगा। बट जब ये क्वेश्चन आया था कि इन द एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू F by Q0, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, why Q0 tends to 0? Why Q0 is very small? Why Q0 tends to 0? Why Q0 is very small? तो उस केस में आप आंसर जो लिखोगे वो क्या लिखोगे? इस चीज से आप समझ लिए, बट इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन आप लिख नहीं सकते हो। डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन लिखना थोड़ा मुश्किल होगा। तो सिंपल सा लैंग्वेज में आप आंसर लिखोगे। इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज बोलते हैं, Q0 को बोलते हैं टेस्ट चार्ज, मतलब ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज को काफी छोटा क्यों लिया गया है? टेस्ट चार्ज बहुत छोटा क्यों है? तो आप इसका सिंपल सा आंसर लिखोगे, टेस्ट चार्ज इज टेकन वेरी वेरी स्मॉल, Q0 इज टेकन वेरी स्मॉल सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ सोर्स चार्ज। क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो जो सोर्स चार्ज है यानी कैपिटल Q उसको धक्का देना शुरू कर देगा। आप इस बात को समझिएगा, कैपिटल Q को सोर्स चार्ज बोलते हैं जो मैंने एक्सप्रेशन लिया, और स्मॉल Q0 को टेस्ट चार्ज बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करता है, ठीक है। तो आप लिखोगे टेस्ट चार्ज is taken very very small, very very small, so that it does not affect the position of source charge. Source charge यानी कि कैपिटल Q। सो ये आप आंसर लिखोगे, ये 1 मार्कर क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है डेफिनेशन समझ लिया। इस लेक्चर में हम लोग जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे होता क्या चीज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक डिफिनेशन समझ लिया क्या होता है। एक चार्ज के अराउंड वो एरिया, वो रीजन जहां तक हम इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे सेम नहीं होता है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या स्ट्रेंथ होगा, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी गिवन पॉइंट, ठीक है। और इसका एक्सप्रेशन होता है F by Q0, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। सो ये डेफिनेशन समझ में आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या क्या होता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी जो पॉइंट वाइज अगर हम देखते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से, समझिएगा टेस्ट चार्ज जो Q0 लिया मैंने वो इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करने के लिए है। जो Q0 लिया मैंने,
ये क्यू नॉट को हम मान के चलेंगे ये वेरी वेरी स्मॉल है, जैसा कि लिखा हुआ था लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो का मतलब नॉट एग्जैक्टली जीरो बट नियरली जीरो। एग्जैक्टली जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो के बहुत ही पास है। अब ये टेस्ट चार्ज का नेचर हम पॉजिटिव मान के चलेंगे और उस केस से हम सारे एक्सप्रेशन को समझेंगे। मैंने आपको जो नोट दिया है उसमें भी लिखा है वेयर क्यू नॉट इज ए वेरी वेरी स्मॉल चार्ज एंड इट इज पॉजिटिव इन नेचर। इसको पॉजिटिव नेचर लेके चलेंगे। अब इस क्यू नॉट को अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज के पास लेके चलोगे, प्लस क्यू के पास लेके चलोगे, अगर क्यू नॉट को प्लस क्यू के पास लेके आओगे तो क्या होगा, ये रिपेल करेगा, ये रिपेल होगा, इधर की ओर मूव करेगा, अवे जाएगा। और अगर यही क्यू नॉट को आप माइनस क्यू के पास लेके जाओगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि क्यू नॉट का नेचर मैंने क्या बोला, क्यू नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल बट इट हैज पॉजिटिव नेचर, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लस 0.00001। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। अगर आप ये नेगेटिव के पास लेके जाओगे, आपको पता है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो पॉजिटिव के पास लेके जाओगे तो रिपेल होगा, और अगर आप नेगेटिव के पास लेके जाओगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। तो इसलिए पहला प्रॉपर्टी ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड्स द चार्ज। पहला प्रॉपर्टी ये हुआ। सो देखिए ये आपका पहला प्रॉपर्टी। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका फोर्स बाय चार्ज। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक वेक्टर क्वांटिटी को चार्ज जो कि एक मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड करेंगे तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। पहला पॉइंट तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसा कि फोर्स हमने वेक्टर क्वांटिटी देखा था, अगर किसी पॉइंट पे, जैसे फोर्स पे हमने काफी क्वेश्चन भी किया था कूलम्ब्स फोर्स पे, अगर एक चार्जेस में 3 फोर्सेस लगा रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसका रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर तरीका से निकाल देते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर तरीका से निकालेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर लिया कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब बात कर रहे हैं हम तीसरा प्रॉपर्टी क्या चीज है, तो समझिएगा तीसरा प्रॉपर्टी क्या चीज है। इधर आते हैं, इधर देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टी क्या चीज है। समझिएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। देखिए ये चीज साथ लिखा है या नहीं लिखा आप देख लीजिएगा, बट जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स हुए। अभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम लोग लेक्चर 5 में पढ़ेंगे, वहां पे शायद ये चीज दोबारा लिखा होगा, मतलब अगर यहां पे नहीं लिखा है तो वहां पे लिखा होगा। ठीक है, मैं वहां पे डाल दूंगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो यूनिफॉर्म है, और अगर इक्वी डिस्टेंस नहीं है, कहीं पे ज्यादा है और कहीं पे कम है, लाइक इस तरीके से कुछ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। यहां पे ज्यादा है और यहां पे कम है, सॉरी यहां पे फील्ड लाइंस क्लोज हैं बी पॉइंट पे, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। जहां पे फील्ड लाइंस क्लोज होंगे वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेपरेटेड होंगे, दूर दूर होंगे, वहां पे स्ट्रेंथ जो है वो कम होगा। तो कुछ ऐसी बात है। अभी हम जो बात कर रहे हैं इसको हटाते हैं, ये बात तो आगे हमारे पास दोबारा आएगा, दोबारा लिखेंगे जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं, अगर यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया जाए इस पॉइंट पे, तो डिपेंड करता है आप चार्ज पार्टिकल कैसे रखते हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखते हो, प्लस क्यू रखते हो, और एक केस में आप नेगेटिव चार्ज रखते हो, माइनस क्यू रखते हो, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एफ बाई क्यू होता है, एफ बाई क्यू। तो फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई होगा। और अगर आप पॉजिटिव चार्ज रख रहे हो, प्लस क्यू रख रहे हो, तो फोर्स हो जाएगा आपका एफ इज इक्वल टू प्लस क्यू ई। और अगर आप नेगेटिव चार्ज रख रहे हो, माइनस क्यू रख रहे हो, तो फोर्स हो जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। देखिए फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर के केस में, मतलब पूरे फिजिक्स में ही ऐसे मान के चलिए क्योंकि वेक्टर्स आएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन का मतलब डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव साइन मतलब भी डायरेक्शन होता है। अगर फोर्स प्लस क्यू ई है, इसका मतलब फोर्स
फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है। फील्ड अगर इधर है तो फोर्स भी इधर लग रहा है। यानी अगर इस पॉजिटिव की बात करता हूं, इस पे मैं फोर्स की बात करता हूं, तो इस पे फोर्स इधर की ओर लगेगा, यानी ये इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। और अगर मैं इसकी बात करता हूं, माइनस क्यू की बात करता हूं, तो इस पे फोर्स इधर की ओर लगेगा, यानी ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। प्लस क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, माइनस क्यू अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। तो ये अगला प्रॉपर्टी हुआ, इसको देखते हैं। ये रहा आपका on positive charge force is in the direction of electric field, on negative charge force is in opposite direction of electric field। ठीक है, तो यही बात लिखा हुआ, पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, जो हम आगे यूज करेंगे। क्या का इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है, नेगेटिव चार्ज की टूवर्ड्स होता है। और अगर आप गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, अगर एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने उसमें चार्ज को रखा, अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज रखा है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। ये सब प्रॉपर्टीज हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के। आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालते हैं। जैसे हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला था 1/4πε0 Q1 Q2 by r स्क्वायर या K Q1 Q2 by r स्क्वायर। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये एक तरीके से डेरिवेशन भी है आपका, और ये डेरिवेशन आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है क्योंकि छोटा सा डेरिवेशन है। देखिए, एक सोर्स चार्ज हो गया ये हमारा, प्लस क्यू सोर्स चार्ज हो गया, सोर्स चार्ज, और ये आपका क्यू नॉट है जो कि टेस्ट चार्ज हो गया, टेस्ट चार्ज। अब अगर मान लेते हैं क्यू नॉट को यहां पे रख रहे हैं, बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक एरिया हो गया जहां तक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं। तो ये आपका टेस्ट चार्ज हो गया क्यू नॉट। अब समझिएगा, इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के बारे में मैं बात कर रहा हूं मैं कि क्या होगा। इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा, F इजिकल टू K मतलब 1/4πε0 Q नॉट बाई आर स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 1/4πε0 की जगह है 1/4πε0 4πε0 Q नॉट बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला हुआ। अब फील्ड क्या होता है, F बाई क्यू नॉट होता है। तो अगले स्लाइड में देखते हैं। आई होप आप स्लाइड्स नोट डाउन करते जा रहे होगे, ठीक है। तो अगले स्लाइड्स में देखते हैं। अब देखिए, हमने फोर्स निकाल लिया, फोर्स इज इक्वल टू K क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। हमने फोर्स निकाल लिया, फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू K क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होता है आपका, फोर्स बाई चार्ज होता है, मतलब कि F बाई क्यू नॉट होगा, फोर्स बाई फोर्स एक्सपीरियंसिंग चार्ज F बाई क्यू नॉट। लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, तो हमने क्यू नॉट छोटा ही लिया हुआ है, यानी कि E जो है वो हो जाएगा आपका K क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास आएगा K क्यू बाई आर स्क्वायर, और K इज 1/4πε0, यानी कि 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। सो ये 2 नंबर का डेरिवेशन आता है, डेराइव हो गया। आप ये कह लीजिए, या E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो कि जनरली हम ये यूज करेंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, जो कि जनरली हम ये यूज करेंगे,
ठीक है, हालांकि हमें पता है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर बहुत सारे चार्जेस हैं, जैसा कि हमने देखा था बहुत सारे चार्जेस के कारण फोर्स क्या लगता है, तो बहुत सारे चार्जेस हैं, उन सब के कारण, मतलब कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज है और उन सारे चार्जेस के कारण हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है +Q1, एक चार्ज है +Q2 और एक चार्ज है +Q3, और इन सब के कारण हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो Q1 के कारण मान लेते हैं E1 होगा इधर की ओर, Q2 के कारण मान लेते हैं E2 होगा इधर की ओर, और वही होगा, सारा पॉजिटिव है, और Q3 के कारण मान लेते हैं E3 होगा इधर की ओर। तो ये तीन अलग अलग वेक्टर्स हैं, इन तीनों का रिजल्टेंट निकालेंगे हम लोग, E1 E2 का निकालेंगे एंड देन फिर E1 E2 का जो भी रिजल्टेंट आएगा वो E3 के साथ निकालेंगे। तो किसी भी पॉइंट पे, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, किसी भी पॉइंट पे अलग अलग चार्जेस की वजह से, मतलब एक सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबके कारण इंडिविजुअली निकालने के बाद उसका वेक्टर सम कीजिए, यानी कि रिजल्टेंट निकालिए। क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा, क्वेश्चंस देखते हैं हम। सबसे पहला न्यूमेरिकल ये है आपका, 3 चार्जेस में 2 पार्ट में ले रखा हूं मैं, ठीक है। 3 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q आर केप्ट एट द 3 वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड A, फाइंड नेट फील्ड एट C। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। ये हमारे पास स्क्वायर बना हुआ है, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, यहां पे रखा हुआ है और यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। इसे A बोल देते हैं, इसे B बोल देते हैं, इसे C बोल देते हैं और इसे D बोल देते हैं, और इसका साइड A है। तो हमारे पास C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी किसकी वजह से है, B की वजह से है इधर की ओर EB, और इसके अलावा D की वजह से है इधर की ओर ED, और देन हमारे पास A की वजह से है इधर की ओर EA। तीनों फील्ड को निकालते हैं एंड देन इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले EB क्या होगा, अवे है EB क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर, और यहां पे R आपका A दिया हुआ है, साइड A दिया हुआ है, यानी KQ बाई A स्क्वायर, ठीक है। इसे मैं E बोल देता हूं, डायरेक्शन है हमारे पास। सिमिलरली हम लोग ED निकालते हैं, तो ED क्या हो जाएगा, ED के लिए भी डिस्टेंस कितना है, C और D के बीच में डिस्टेंस कितना है, A है, क्योंकि ये सारे साइड्स जो हैं आपके A के बराबर हैं। तो ED कितना हो जाएगा, KQ बाई A स्क्वायर, ये भी आपका E मान लेते हैं। बट अगर हम EA निकालते हैं तो डिस्टेंस थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, चार्ज सेम है, ये A है और ये A है, तो ये हमारा A√2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, KQ बाई √2 A का होल स्क्वायर, यानी कि KQ बाई 2A स्क्वायर, यानी कि E/2। सो अगर हम इसे दिखाते हैं डायग्राम में, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से अलग अलग फील्ड हुए, एक हुआ इधर की ओर, एक हुआ इधर की ओर और एक हुआ इधर की ओर। जो इधर की ओर फील्ड हुआ वो है आपका E, जो इधर की ओर है E, और जो इधर की ओर है वो है E/2। अब हम इन दो फील्ड का रिजल्टेंट निकालेंगे, मतलब कि EB और ED का रिजल्टेंट, ये हमारा EB है और ये हमारा ED है। EB और ED का रिजल्टेंट निकालेंगे, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पे आपको पता है रिजल्टेंट क्या होता है, इसे हम R1 मान लेते हैं, रिजल्टेंट इनका R1। तो R1 क्या होगा, R1 इज रिजल्टेंट ऑफ EB एंड ED। तो R1 क्या होगा आपका, 90 डिग्री के एंगल पे है E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर cos 90। वैसे पता होगा आपको कि 90 पे अगर दो वेक्टर सेम है तो 90 पे उनका रिजल्टेंट F√2 होता था, ठीक है। तो इस केस में E√2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा E√2। सो R1 आ गया हमारे पास E√2। अब देखते हैं R1 इधर की ओर, E/2 भी इधर की ओर, तो जो नेट होगा E नेट वो होगा, क्या होगा आपका E नेट, क्या होगा E नेट होगा E√2, मतलब कि R1 प्लस E/2, ये दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये आपका नेट फील्ड हो गया। इसमें से आप चाहिए तो E कॉमन ले लीजिए और √2
प्लस 1/2 और इस E का वैल्यू लिख दीजिए KQ/A² √2 प्लस 1/2। दैट इज योर नेट फील्ड। सो ये आपका नेट फील्ड निकल गया। तो चलिए आप सेकंड इसी क्वेश्चन का बी पार्ट से शुरू करते हैं। बी पार्ट क्या है आपका? फाइंड नेट फील्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे नेट फील्ड यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब समझिएगा, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बी पार्ट है इसका। सो ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इसका सेंट्रॉइड कहीं यहां पे होगा, सेंट्रॉइड कहीं यहां पे होगा, ये सेंट्रॉइड होगा। इस सेंट्रॉइड पे हमें नेट फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे हमें नेट फील्ड निकालना है। बट ये जो सेंट्रॉइड होगा आपको पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस a होता है, ये भी a और ये भी a। तो अल्टीट्यूड या फिर अगर आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हो तो ये आपका a/2 हो गया और ये 30 डिग्री का एंगल होता है। एंड सो सेंट्रॉइड से अगर ये a है, ये b है और ये c है, ये c है, तो आपका सेंट्रॉइड का ये डिस्टेंस a/√3 हो जाएगा। यहां पे भी एक चार्ज क्यों रखा हुआ है, यहां पे भी एक चार्ज क्यों रखा हुआ है, यहां पे भी एक चार्ज क्यों रखा हुआ है। सो क्वेश्चन आपका ये है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड a है, उसके हर एक कॉर्नर पे क्यों चार्ज रखा हुआ है, आपको सेंट्रॉइड पे नेट फील्ड बताना है। तो सेंट्रॉइड पे नेट फील्ड निकालने का तरीका, मैं सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कितना होता है, मतलब मान लेते हैं सेंट्रॉइड को O ले लेते हैं क्योंकि C मैंने ऑलरेडी इधर ले लिया है। तो OA, OB और OC ये तीनों डिस्टेंस जो है वो a/√3 होगा। जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, ये a/2 होगा, ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री है। तो अगर आपको बेस a/2 है तो हाइपोटेनस a/√3 हो जाएगा, आप निकाल कर देख सकते हैं। सो OA, OB और OC ये तीनों बराबर है और ये तीनों है a/√3 के बराबर। तो O पॉइंट पे A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, EA, मतलब O पॉइंट पे A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² होता है, यानी KQ/A/√3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3KQ/A²। इसे हमने E कह दिया। अब हम बात करते हैं B की वजह से O पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यानी कि EB। ये हो जाएगा KQ सेम फॉर्मूला a/√3 का होल स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा आपका 3KQ/A²। ये भी E हो गया। और C की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, EC। तो KQ/A/√3 का होल स्क्वायर, यानी कि 3KQ/A²। ये भी हमारा E हो गया। तो तीनों फील्ड E के बराबर आया है। यानी अगर हम यहां पे डायग्राम में दिखाना चाहें तो इधर फील्ड E हो गया, एक इधर E हो गया, EA हो गया इधर की ओर, और EB हो गया इधर की ओर, और EC हो गया इधर की ओर। और इन तीनों के बीच में एंगल कितना होगा, अगर हम पूरा एंगल देखते हैं इस तरीके से, ये पूरा 360 डिग्री का होगा और तीन इक्वल पार्ट में, यानी ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये 120 डिग्री, यानी तीनों एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री के बराबर होगा। आप इस पार्ट को नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इस पार्ट को नोट कर लीजिए। सो आगे देखते हैं। सो हमने यहां पे देखा, ये सेंट्रॉइड था हमारा, ये सेंट्रॉइड था, और इस पॉइंट पे हमने फील्ड देखा। इधर की ओर आपका एक ये A था, ये B था और ये C था। इधर की ओर EA E के बराबर था, इधर की ओर EB ये भी E के बराबर था, और इधर की ओर EC ये भी E के बराबर था। और इनके बीच में अगर एंगल की बात करते हैं तो ये एंगल 120 डिग्री का, ये भी 120 डिग्री का, और ये भी 120 डिग्री का। सो अगर इस चीज को मैं यहां पे प्लॉट करता हूं, अगर इस चीज को मैं यहां पे प्लॉट करता हूं इस तरीके से, E
E और E, इन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है। आपको पता है 120 डिग्री पे अगर दो वेक्टर बराबर हैं, सेम जो फोर्स का कंसेप्ट था वो यहां पे वैलिड होगा। दो वेक्टर बराबर हैं तो उनका रिजल्टेड 120 डिग्री पे f√1 था, यहां पे दोनों E है, 120 डिग्री पे रिजल्टेड E√1 होगा। बट वो चीज हम यहां पे दिखाएंगे, मतलब इसका रिजल्टेंट R1 इधर की ओर ले लेते हैं, इस R1 का वैल्यू निकालते हैं। तो R1 इज इक्वल टू अंडर रूट E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर cos 120 डिग्री। दिस इंप्लाइज R1 इज इक्वल टू, समझिएगा, E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर 2E स्क्वायर हो गया, cos 120 माइनस 1/2 होता है, यानी कि प्लस 2E स्क्वायर माइनस 1/2। सो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा माइनस E, यानी कि R1 आपका आएगा 2E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर। ये कैंसिल आउट होने के बाद R1 आएगा आपका E स्क्वायर यानी कि E। सो R1 आपका E आ गया। अगर हम यहां पे देखते हैं तो R1 हमारा E है और इधर की ओर एक E है। सो इधर हमारा R1 है जो कि E के बराबर आया और इधर की ओर भी एक E है। तो नेट फील्ड एट O कितना हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो R1 माइनस E और R1 भी हमारा E है तो E माइनस E यानी कि 0, यानी कि नेट फील्ड 0 आया। सो यहां से इसे तो आप नोट कर लीजिए, बट हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे यहां से, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। कंक्लूजन ये है हमारा कि अगर कोई भी रेगुलर साइडेड पॉलीगॉन हो, जैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, रेगुलर साइडेड पॉलीगॉन का मतलब हुआ एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसके सारे साइड बराबर हों। अगर कोई भी रेगुलर साइडेड पॉलीगॉन हो, वेदर इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, वेदर इट इज स्क्वायर, वेदर इट इज रेगुलर पेंटागन, वेदर इट इज रेगुलर हेक्सागन, कोई भी रेगुलर साइडेड पॉलीगॉन है और उसके हर एक वर्टिसेस पे सेम चार्ज रखा गया है, तो नेट फील्ड एट द सेंटर, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में सेंट्रॉइड हो गया, ठीक है, नेट फील्ड एट द सेंटर विल ऑलवेज बी 0। अगर कोई भी रेगुलर साइडेड पॉलीगॉन है और सेम चार्ज रखा गया है सारे वर्टिसेस पे, तो नेट फील्ड जो होगा आपका वो हमेशा 0 होगा। ये बात मैंने लिखा नहीं है बट यहां पे लिख देता हूं फिर, ठीक है, इसे आप लिख लीजिए, फॉर नोट करके लिख लीजिए। इसके बाद फॉर एनी रेगुलर साइडेड पॉलीगॉन, फॉर एनी रेगुलर साइडेड पॉलीगॉन, रेगुलर साइडेड पॉलीगॉन if same charges are kept at each vertices, then net filled at the center will always be 0, सो एक तो आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का दिखा सकते हैं, अगर यहां पे सेम चार्ज रखा हुआ क्यू एग्जांपल में आप पहला एग्जांपल ये दिखा सकते हो, पहला एग्जांपल यहां पे सेंट्रॉइड पे, जैसा कि ये तो हमने करके देख लिया, ई नेट जो है वो 0 होगा। इसके अलावा आप स्क्वायर भी बना सकते हो, स्क्वायर पे भी आपका नेट फील्ड क्या होगा, स्क्वायर पे ये स्क्वायर हो गया आपका, स्क्वायर पे भी अगर सेम चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे क्यू, तो यहाँ पे भी नेट फील्ड क्या होगा, 0 होगा सेंटर पे। पेंटागन पे भी होगा, हेक्सागन पे भी होगा, आप कोई भी चीज बना सकते हो। 2 एग्जांपल काफी है लिखने के लिए। सो ये टॉपिक, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, इससे हमने एक नोट करके टॉपिक देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चन कर रहे हैं उसे टाइप वाइज में डिवाइड कर दिया। दो कंसेप्ट हमने पढ़ा है, एक तो पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, वो KQ/R² होता है, उस पर हम क्वेश्चन देख रहे हैं। और दूसरा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जब फोर्स क्या होगा जब एक चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन देखेंगे। अभी फिलहाल हम टाइप 1 ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं, जब एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मतलब पॉइंट चार्ज की कॉम्बिनेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। हमने देख लिया स्क्वायर की वजह से एक सी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ट्रायंगल की वजह से सेंट्रॉइड पे क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से। और इससे हमने एक कंक्लूजन भी निकाला कि अगर किसी भी रेगुलर साइड पॉलीगॉन पे नेट रेगुलर साइड पॉलीगॉन के हर एक वर्टिसेस पे सेम चार्ज रखा हुआ है तो सेंटर पे नेट फील्ड जो है वो हमेशा 0 होगा। अब आते हैं उसी फॉर्मेट में, मतलब टाइप 1 में ही पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें ही एक क्वेश्चन ये देखते हैं। 1 माइक्रोकूलम के चार्जेस x = 1 2 4 8 इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ऑरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं 1 माइक्रोकूलम नहीं ले रहा हूं, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपका एक जनरल ले रहा हूं, एक जनरल सॉल्व कर रहा हूं कि क्या होगा, किस तरीके से होगा, एक जनरल सॉल्व कर रहा हूं, मतलब क्यू चार्जेस लूंगा 1 माइक्रोकूलम की जगह। डायग्राम मैं पहले बना देता हूं। ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया, और 1 माइक्रोकूलम नहीं लेकर, चार्जेस को 1 माइक्रोकूलम नहीं लेकर मैं क्यू ले रहा हूं, लास्ट में उसका वैल्यू 1 माइक्रोकूलम पुट कर दूंगा। सो यहां पे क्यू ले रहा हूं 1 पे, x = 1 पे, ये x = 2 हो गया, यहां भी क्यू ले रहा हूं। ये x = 4 हो गया, यहां भी क्यू ले रहा हूं। x = 8 हो गया, यहां भी क्यू ले रहा हूं। ऑब्वियस बात है सेपरेशन सेम नहीं होगा, 2 और 4 में डबल होगा, बट ठीक है आप समझ रहे हो। इस तरीके से इंफिनिटी तक हर एक पॉइंट पे क्यू को, अगला 16 होगा, 8 का डबल 16 क्यू, इंफिनिटी तक रखा हुआ है। आपको ओरिजिन पे नेट फील्ड बताना है। तो देखिए क्यू की वजह से क्या होगा, डिस्टेंस 1 है तो ई नेट हम निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्यू की वजह से क्या होगा, KQ/1², KQ/1²। सेकेंड की वजह से क्या होगा, KQ/2²। थर्ड की वजह से क्या होगा, KQ/4²। उसके बाद फोर्थ की वजह से क्या होगा, ये प्लस का साइन है यहाँ पे, KQ/8² एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। इसमें से हम क्या करते हैं, ई नेट निकाल रहे हैं, KQ कॉमन ले लेते हैं। KQ जब कॉमन लेंगे तो ये आएगा आपका 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/16 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका KQ। अब बताइए इस केस में कॉमन रेशियो क्या है। आप देख सकते हो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 1/4 है, थर्ड टर्म 1/16 है, अगला टर्म 1/64 है। ठीक है, अब मेडिकल के जो बच्चे, मेडिकल मतलब PCB वाले जो है, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूं। कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मैथ्स मतलब रफ बता रहा हूं, नोट करके आप, ठीक है, PCB वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास मैथ्स नहीं है, बाकी PCM वाले के लिए तो सिंपल सा चीज है। ठीक है, अगर कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, मतलब कि एक सिंपल नंबर, एक फिक्स नंबर r से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहला टर्म a है, दूसरा टर्म AR है, तीसरा टर्म AR² है, चौथा टर्म ARQ है। ठीक है, मतलब एक फिक्स नंबर r से मल्टीप्लाई हो रहा है, r इज लेस देन 1, r इज लेस देन 1, जैसे कि यहां पे r 1/4 है। तो ऐसे केस में सबका सम, मतलब कि a + a/r प्लस AR², इस तरीके से इंफिनिटी तक जाने में, मतलब कि सम जो है वो a/1 - r होता है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला है। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते होंगे, बायो वाले स्टूडेंट्स इसे नोट कर सकते हैं। तो इस केस में कॉमन रेशियो जो है वो 1/4 है, 1 + 1/4, फिर 1/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे 1/60 आएगा, यानी कि कॉमन रेशियो 1/4 है। तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे 1/1 - 1/4, मतलब r आपका 1/4 है और a आपका 1 है। तो इस तरीके से, और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, E net = KQ/1 - 1/4 माइनस करके देख लीजिए 3/4 आएगा, यानी कि 4/3
के क्यू। सो ये आपका आंसर आ गया। अब अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में Q जो है वो 1 माइक्रोकूलम दे रखा है और K का वैल्यू आप जानते हो 9 × 10⁻9 होता है, तो आप उसे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। हालांकि मैं पुट करके दिखा दे रहा हूं, आई होप आप लिख लिए होगे, नहीं लिखो तो इसे लिख लो, फिर मैं इरेज कर रहा हूं सारा, मैं पुट करके दिखा रहा हूं। जो आपका इनेट है वो आया आपका 4/3 KQ, 4/3 KQ, K का वैल्यू 9 × 10⁻9 और Q आपका है 1 माइक्रोकूलम। सो दिस इज योर आंसर। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 3 टाइम्स में जाएगा, 12 × 10⁻3 और क्या होता है ऐसा यूनिट, न्यूटन पर कूलम। दैट इज योर आंसर। सो ये क्वेश्चन हो गया। एक और कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, बट टाइप 1 पे नहीं, टाइप 2 पे अब हम चलेंगे। अगले क्वेश्चन को टाइप 2 पे देखते हैं क्या होगा। टाइप 2 पे क्या क्वेश्चन है, ये भी तो टाइप 1 का ही क्वेश्चन है, टाइप 2 इसके बाद आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, 2018 में आई होप आया था, मुझे जहां तक याद है। 2 point charges plus Q and minus Q are placed at the vertices B and C of an equilateral triangle ABC of side A as shown in the figure. Obtain the expression of magnitude and the direction of resultant electric field at the vertex A due to these two charges. अब ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूं, इसे मैं अगले लेक्चर में लेता हूं। ठीक है, आप देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि यहां पे एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ है और यहां पे एक माइनस Q चार्ज रखा हुआ है। आपको इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिखा था हमने, लेकिन सेंट्रॉइड पे किया था। इस केस में दोनों चार्जेस अलग अलग हैं, यानी फील्ड बराबर नहीं आएगा, और फील्ड बराबर नहीं आएगा तो आपको रिजल्टेंट का बेसिक फॉर्मूला यानी कि a² + b² + 2ab cos थीटा यूज करना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एंगल 60 डिग्री होगा, थीटा आपको पता चल गया 60 डिग्री होगा। आप इस क्वेश्चन को अगले लेक्चर में ट्राई करके आइएगा, मैं अगले लेक्चर के बिगनिंग में या बीच में कभी डिस्कस कर लूंगा इसको। तो आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन पे। टाइप 2 का क्वेश्चन है, आपके पास एक ड्रॉप है मास 100 ग्राम का और इसको स्टेशनरी रखना है एयर में। पहले तो इस कंसेप्ट को समझते हैं कि अगर आप एक ड्रॉप को स्टेशनरी रखना चाहते हो, एक चार्ज को अगर आप स्टेशनरी रखना चाहते हो तो क्या कंसेप्ट होता है। जैसे कि मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, और अगर आप चार्ज लेते हो, ये चार्ज ले लिया हमने प्लस Q, तो इस पे 2 फोर्सेस लगेगा। एक फोर्स लगेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QE, बट अगर कोई बॉडी है और उसके पास चार्ज है तो उसके पास डेफिनेटली मास होगा। मैंने बोला था कि चार्ज इज नॉट पॉसिबल विदाउट मास। अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो उसके पास डेफिनेटली मास होगा, तो नीचे mg भी काम कर रहा होगा। यानी अगर सिंपल कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर मैं उसे एयर में छोड़ता हूं, ठीक है, तो वो नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा ड्यू टू इट्स मास mg नीचे की ओर काम करेगा। बट अगर आप एयर में इसे बैलेंस करना चाहते हो तो आप ऊपर की ओर एक एडिशनल फोर्स लगाओगे। वो एडिशनल फोर्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से लगा दिया, वो QE से लगा दिया। अब चाहते हो कि ये स्टेशनरी रहे, ये एयर में इक्विलिब्रियम में रहे, तो सिंपल सा फंडा है कि इस पे नेट फोर्स जो है वो 0 होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम। फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी कि F नेट आपका 0 होना चाहिए। अब F नेट क्या है, ऊपर की ओर QE लग रहा है और नीचे की ओर mg लग रहा है, यानी QE माइनस mg 0 होना चाहिए, यानी कि QE इज इक्वल टू QE इज इक्वल टू mg होना चाहिए। अब इसमें आपसे कोई भी चीज पूछा, लाइक अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, E पूछा है, तो E mg/q हो जाएगा, mg/q। अगर आपसे जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते हैं, अगर आपसे चार्ज पूछा है तो वो mg/e हो जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। सबसे पहले आप इस कंसेप्ट को नोट डाउन कर लीजिए, ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, हम देखते हैं क्या पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा हुआ है। Q दे रखा है, चार्ज दे रखा है। चार्ज कितना दे रखा है, चार्ज दे रखा है
A drop of mass 100 gram is kept in, it has to be is given a charge, it has to be kept stationary in air, what should be the magnitude and direction of electric field to ठीक है, चार्ज का वैल्यू नहीं दे रखा है, is given a charge, मतलब चार्ज को क्यू ले लेंगे, ठीक है, अदरवाइज चार्ज का वैल्यू देना चाहिए था, तो क्या होगा इस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या हो जाएगा, mg by q, mg by q है ना, m आपका 100 ग्राम मतलब कि 0.1 kg और g आपका 10 हो गया और Q मतलब बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला है ताकि आपको मैं ये कंसेप्ट बता सकूं, जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया था, तो ये 1/Q होगा, Q का जो भी वैल्यू दिया होगा उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को देने का मतलब था कि मैं आपको वो कंसेप्ट बता सकूं कि एक चार्ज को हम इक्विलिब्रियम में कैसे रखते हैं। इसी कंसेप्ट पे है आपका मिलिकन्स वेल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उसमें एनसीईआरटी के एडिशनल में क्वेश्चन भी दे रखा है, उस क्वेश्चन को भी लास्ट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे, ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन जब देखेंगे तो इसी कंसेप्ट पे अगर आपने ये कंसेप्ट समझ दिया तो वो क्वेश्चन भी हो जाएगा थोड़ा सा मेहनत करने के बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो ये टाइप 2 का क्वेश्चन हो गया हमारा। एक और क्वेश्चन है आपका, ये भी देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का। सो टाइप 2 का क्वेश्चन पे ही बेस्ड है, ये भी फोर्स पे बेस्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स जो लग रहा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये काफी बार पूछा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना होगा। पहले तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि 1, 2 और 3 का नेचर क्या होगा। क्वेश्चन आप पूरा रीड कर लीजिए बैठकर, ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। पहला चीज इसमें ये पूछा जाता है, इधर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है, बाय मिस्टेक है, ठीक है, ये पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। तो पहला चीज आपसे ये पूछा जाता है कि 1, 2 और 3 का नेचर क्या है। ऑब्वियस सी बात है, 1 जो है आप देख सकते हो 1 किधर की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, 1 अट्रैक्ट हो रहा है आपका पॉजिटिव चार्ज की ओर, 2 भी अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो अगर 1 और 2 पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली उनका नेचर जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, तभी वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो सकते, अदरवाइज नहीं। मतलब 1 और 2 जो है, 1 इज नेगेटिव, 2 इज नेगेटिव और 3 जो होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है 3 का नेचर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। सो तीनों का नेचर आपसे एक पूछा जाता है, ठीक है, तो नेचर आपने बता दिया। चार्ज टू मास रेशियो भी पूछा जाता है, जो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा उसका चार्ज टू मास रेशियो हायर होगा, जो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा उसका चार्ज टू मास रेशियो हायर होगा। ये इस चीज का आंसर मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, इस क्वेश्चन में जो चीज पूछा हुआ है उस पर आ रहा हूं, बट ये चीजें आपसे 1 मार्क में पूछा जाता है। अब इसमें 3 ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए 3 का चार्ज टू मास रेशियो हायर होगा। अब कैसे, ये बात मैंने बोल दिया कि जो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है उसका चार्ज टू मास रेशियो हायर होगा, तो ये चीज मैं इस डेरिवेशन से आपको समझा दूंगा, बट आप याद रखिए कि जो चार्ज ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है उसका चार्ज टू मास रेशियो हायर होगा। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। एक चार्ज Q के लिए नेगेटिव चार्ज के लिए लिया हुआ है, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, और प्रूफ करना है आपको ये टर्म QEL²/2mVx², अगर Vx से एंटर कर रहा है तो सिंपल सा मैं सिर्फ इसके लिए डायग्राम बना रहा हूं। मतलब हमारे पास एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया, इस पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड लिख देता हूं मैं, इधर की ओर पॉजिटिव और इधर की ओर नेगेटिव, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल हमारा एंटर कर रहा है, इसका लेंथ ले लेते हैं। इसमें एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन जा रहा है वो इस तरीके से कुछ। तो आपको बताना है ये जो डिफ्लेक्शन हुआ, वो कितना हुआ। ये डिफ्लेक्शन आपका y हुआ मान लेते हैं, तो ये y का वैल्यू बताना है आपको कितना होगा। सॉरी, ये y का वैल्यू बताना है कितना होगा, ये y है, y का वैल्यू बताना है। तो देखिए मान लेते हैं ये Vx वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, नेगेटिव चार्ज है, Vx वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, ऐसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कितना टाइम स्पेंड करेगा इस फील्ड में। तो टाइम स्पेंड मतलब टाइम टेकन, कितना टाइम स्पेंड करेगा, टाइम टेकन t क्या होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी L/Vx हो जाएगा,
टाइम टेकन टी कितना होगा, L बाई वी एक्स, मतलब L बाई वी एक्स टाइम तक ये फील्ड में रहेगा। अब ऐसा टाइम हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब तक ये फील्ड में रहेगा तभी तक उस पर फोर्स लगेगा, जैसे ये फील्ड से बाहर निकल जाएगा उस पर फोर्स नहीं लगेगा। ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ है। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज एंटर कर रहा है। तो टाइम इतना स्पेंड करेगा। अब ये टाइम स्पेंड करेगा इसमें, फील्ड में स्पेंड करेगा, इस पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा Q इंटू ई। माइनस साइन खैर डायरेक्शन के लिए होता है तो माइनस साइन नहीं ले रहा हूं, डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी ले लिया है कि इधर की ओर जा रही है। फोर्स आपका Q इंटू ई हो गया। सो एक्सेलरेशन कितना होगा, आपको पता है एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास यानी कि QE बाई m, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब अगर हम y डायरेक्शन की बात करते हैं, y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, इसकी जो भी वेलोसिटी थी वो x डायरेक्शन में थी, यानी y डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 0, और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो काम कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो काम कर रहा है QE बाई m, फोर्स बाई मास, ये एक्सेलरेशन काम कर रहा है। तो आपको बताना है कि कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, y इज इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस हाफ QE बाई m, और t कितना है आपका, t आपने निकाला है L बाई वी एक्स का होल स्क्वायर। सो यही तो आपको प्रूफ करना था। अगर हम देखते हैं तो यही हमें प्रूफ करना था, 0 तो हट ही जाएगा, QE L स्क्वायर बाई 2mvx स्क्वायर। सो ये जो हमें प्रूफ करना था, सॉरी, टू mvx स्क्वायर, ये जो हमें प्रूफ करना था ये चीज हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, यहां तक इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग आपके लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।